नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का एग्जाम गुरुजी के 1 फरवरी के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर की शुरुआत हमेशा की तरह आज के सुबह के विचारों के साथ। मौनम शक्ति परम स्त्रोतम, यानी मौन शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। मौन में का रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें चुप रहना। मौन रहने का मतलब ये भी है कि हमें अपने मन को भी शांत रखना। स्वाभाविक रूप से है, कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें हमें सामना करना पड़ता है, लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, तो हमें अपने कार्य से जवाब देना चाहिए। क्योंकि यदि आप उस समय मौन रहते हैं, अपनी ऊर्जा को अनावश्यक रूप से इन चीज़ों को जवाब देने में या बाकी चीज़ों में नहीं लगाते हैं, तो आप महसूस करेंगे यदि आप इसका प्रयोग 6 से 7 दिन ही करके देखें। अनावश्यक चीज़ों को सोचना बंद करें या लोगों को जवाब देना बंद करें, आपके अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा क्या होगी, इकट्ठा हो जाएगी और उस ऊर्जा को आप अपने काम पे लगाइए। आज का दिन गुरुवार है, अगले गुरुवार तक आप इसका प्रयोग करिए और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, आपको एक अलग अनुभव होगा। आप जितना मौन रहेंगे, अपने मन को भी जितना नियंत्रित करके रखेंगे, सोचेंगे नहीं किसी के बारे में जवाब देने के भी, और अपने काम पे लगे रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का आपके अंदर क्या होगा। एक तरह से आप ये कहिए कि जैसे पुराने ऋषि मुनि ये तपस्या करते थे, इन लोगों के पास सबसे बड़ी एनर्जी क्या होती थी? ये लोग मौन रहते थे, कभी भी जवाब नहीं, कुछ भी सोचते नहीं थे, अपने मन को नियंत्रण में रखते थे और अपने अंदर एक ऊर्जा इकट्ठा कर लेते थे। तो मौन ही शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। जितना आप मौन रहेंगे, आप उतने ही ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे। तो और इसी ऊर्जा के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, सिंगचुंग बोगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व किस राज्य में स्थित है? और ये खबरों में क्यों है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये जो है वर्तमान में यदि आप बात करो तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में आपको ये दिख रहा होगा, ये जो पूरा क्षेत्र है ये सिंगचुंग बोगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व के अंतर्गत आता है। क्यों आता है और ये खबरों में क्यों है? तो पहली बात ये कि ये दो चीजों के लिए फेमस है। पहली बात तो ये कि एक गांव है जो कि पूरी तरह से सामुदायिक रिजर्व है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। खबरों में क्यों है? क्योंकि जो अभी हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी 26 जनवरी की, तो सभी जगह से अलग अलग झांकियां आती हैं, है ना। सभी लोग अपनी अपनी जो कला होती है, सभी राज्य वो अपना क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश ने सिंगचुंग बुगुन गांव को क्या किया था, जो वहाँ का सामुदायिक रिजर्व है उसको शामिल किया था। और ये लगभग 17 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। और बात करी जाए तो ये वहाँ का जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट आप जानते हैं क्या होता है? कि वहाँ पर बहुत सारे जो जैव विविधता होती है उसको वहाँ पे संरक्षित करके रखा जाता है। यहाँ पर एक जो चिड़िया है जिस पर डाक टिकट भी की जा चुकी है, बोगुन लियोस्किला, ये यहाँ पर पाई जाती है। और 2017 में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए इसको रिजर्व की ये स्थापना की गई थी। और ये जो वर्तमान में ये बुगुन पक्षी है, ये इस समय बात करी जाए तो ये लुप्त प्राय प्रजातियों में इसको सम्मिलित किया गया है। उसके लिए एक आवास स्थान, यानी वहाँ का जो क्लाइमेट है इस पक्षी के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से ये पक्षी यहाँ पर पाया जाता है। और इसका जो नाम है, इस गांव का नाम है, स्थानीय जो जनजाति है और इस पक्षी का नाम उसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो जो आपको ये बुगुन है ये जनजाति है, बुगुन पक्षी भी है। ठीक है, अब आगे की हम तरफ बात करें तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर लुप्त प्राय जो प्रजातियों में आपको लाल पैंडा मिलेगा, जो कि एलुरस फुल्गेंस इसका वैज्ञानिक नाम है। साथ में बहुत प्रकार की वनस्पति मिलेगी। और बुगुन पक्षी जो है ये लियोसिला, ये 1947 में स्वतंत्रता के बाद खोजी गई सबसे पहली प्रजातियों में से एक है। तो आपसे पेपर में यहाँ पे 2-3 चीजें पहले यहाँ पे इसी क्रम में बन जाती है कि आपसे कल को क्योंकि पूछ लिया जाए कि ये गांव कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश हमें याद रखना है। ठीक है, सामुदायिक रिजर्व है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है, हाँ भी ये भी याद रखना है। बुगुन पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो ये भी याद रखना है कि ये अरुणाचल प्रदेश के जो बुगुन इसी के नाम से गांव है वहां पर पाया जाता है। आप केवल बुगुन याद रखें, बुगुन नहीं एक बार दिमाग में आता है तो बुलबुल याद रखें, बुलबुल से ही बुगुन बना हुआ है। ठीक है, और 1947 के बाद जब हमारे यहाँ प्रजातियों की जो प्रजातियां विलुप्त हो रही थी उनकी खोज की गई थी, तो ये सबसे पहला पक्षी पाया गया था। और ये केवल बुगुन्स की सामुदायिक भूमि पर ही पाया जाता है। लगभग 2000 व्यक्तियों का एक स्वदेशी समूह है। और ये लोग क्या होता है कि जो ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके आसपास का जो जंगल है, 12 गांव है, वहां पर ये फैले हुए हैं। सामुदायिक रिजर्व की बात करी जाए तो ये पूरी तरह से भारत का एक संरक्षित क्षेत्र सामुदायिक रिजर्व है, जो कि राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं, जोन, बफर जोन, कनेक्टर जोन, माइग्रेशन जोन होते हैं, जोन वाइज
जितने भी हमारे नेशनल पार्क होते हैं उनको जोन वाइज बांटा जाता है, उनके लिए अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है कि इस जोन में किस प्रकार की गतिविधियां होगी, जो बफर जोन होगा वहाँ पे किस प्रकार की गतिविधियां होगी। सभी जोन्स का अपना अपना एक प्रोटोकॉल्स होता है, उसको फॉलो करना होता है। और ये जो जोन्स बनाए गए थे ये वहाँ पर जो हमारी जनजातियाँ होती हैं, क्योंकि भारत जनजातियों का देश है और ज़्यादातर आपको जो ये नेशनल पार्क मिलेंगे वो जनजातियाँ जो होती हैं हमारी उनके आसपास ही होते हैं और उनका भूमि और जंगल से बहुत गहरा लगाव होता है। जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने सेंसिटिव होते हैं इन अपने कल्चर को लेकर के। हम और आप ध्यान नहीं देते हैं कई बार, जैसे कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो पेड़ों की पूजा करती हैं तो उसकी डगाल भी अपने पैर के नीचे आना उसको पाप मानती हैं, उसको तुरंत पैर छूती है। यदि उनकी पत्तियों तक पे वो पैर नहीं रखते हैं, इतना अपने जंगलों को वो मानते हैं, प्यार करते हैं। एक हमारे प्रदेश की जनजाति है, भूमि पर हल नहीं चलाती क्योंकि वो उसको माँ मानती है। तो ये स्वाभाविक रूप से उनका कितना लगाव होगा कि वो उस पर भूखे रहना पसंद कर लेंगे लेकिन उस पर हल नहीं चलाएंगे। तो सरकार उसके लिए अलग अलग योजनाएं लेके आती है। इसी प्रकार से क्या होता है कि इस संरक्षण जो रिजर्व है इसका नाम जो घोषित किया गया वो इस जनजाति के नाम से घोषित किया गया और ये पक्षी का भी नाम इसी के नाम से रखा गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 2002 है उसने वो 1972 के जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें संशोधित करके इसको क्षेत्र जो अलग अलग श्रेणियां हैं उसमें प्रस्तुत किया और एक पूरे के पूरे रिजर्व में इसको क्या किया, घोषित किया। और इसमें क्या होता है कि जो भूमि के निजी स्वामित्व और उपयोग के कारण जो संरक्षित क्षेत्र होता है उसको क्या किया जाता है, उसको कम सुरक्षा से संबोधित करने के लिए क्या किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है। और क्योंकि क्या होता है कि कई बार एक जो सामुदायिक आरक्षित घोषित कर दिया जाता है तो वहाँ पर WPA के प्रावधान उस पर लागू हो जाते हैं, यानी जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो वहाँ पर लागू हो जाता है। हमारे यहाँ पे करेरा जो क्या कहता क्षेत्र था वो उसके लिए यही समस्या जा रही थी, बाद में उसको जो अधिसूचित किया गया था उसको फिर से सूची से हटाया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गतिविधियां नहीं हो पाती हैं। तो बुगुन जनजाति जो है ये खोवा जनजाति से मूल भाषा में बुगुन भी कहा जाता है और भारत का जो सबसे छोटा आदिवासी समुदाय है उनमें से एक ही है और लगभग 2000 के आसपास ये सदस्य हैं और ये मुख्य रूप से तेंगा घाटी में रहते हैं और ये जो भूटान है उसकी सीमा से लगा हुआ हिमालय तटवर्ती उपोष्णी कटबंधी जंगल में रहते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। अभी हाल ही में जनवरी 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक जो प्राधिकरण जिसे हम लोग ट्राई बोलते हैं, हम जो सिम यूज करते हैं और जो नेटवर्क्स होते हैं हमारे उसको ये रेगुलेट करता है, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किया गया है? इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अनिल कुमार लोहाटी नियुक्त किए गए हैं। लाहौटी रेलवे से भी जुड़े हुए रहे हैं, ट्राई के अध्यक्ष होंगे। आने वाले 3 साल तक हमें इनका नाम याद करके रखना। बहुत ही सख्त मिजाज के व्यक्ति जाने जाते हैं और इन्होंने पीडी वाघेला है उनका क्या किया, जगह लिया हुआ है। ट्राई आप सभी को पता है, अक्सर आपको खबरों में मिलेगी। हम लोग जितने भी प्रकार के नेटवर्क करते हैं यूज करते हैं उसके लिए नियम बनाता है कि 35 रुपए के रिचार्ज में आप क्या क्या कर सकते हो, 500 रुपए का रिचार्ज आपको रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ट्राई के अंडर में होती हैं और एक तरह से कंपनियों के मध्य एक स्पर्धा का माहौल बनाता है कि ऐसा नहीं कि एक कंपनी सब कुछ फ्री कर दे दूसरे को क्या करे, डुबो दे। तो मोनोपोली न लागू होने पाए, सभी के लिए इक्वल प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपनियों के बीच में नेटवर्क के बीच में कंपटीशन होगा जो कंज्यूमर होते हैं उनको उतना ही फायदा होगा, हमें आपके लिए फायदा होगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर? तो इसका मुख्यालय की बात करी जाए तो नई दिल्ली में। एक अध्यक्ष होता है, 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति जो की जाती है वो भारत सरकार के द्वारा की जाती है। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा। 65 वर्ष की आयु या इससे पहले जो इनका पूरा होगा ये रिटायर हो जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। जनवरी 2024 में क्या हुआ है, किस स्थान पर उत्तरी भारत का प्रथम मानव DNA बैंक स्थापित किया गया है? एक ये अच्छी खबर है और ये स्थापित किया गया है बनारस में। बनारस में क्या है, बनारस का जो BHU सेंटर है, जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है, वो मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो जंतु विज्ञान के विभाग के जो ज्ञानेश्वर लैब है वहाँ पर ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा, देखिए कि ये DNA जो मशीन होगी ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया पे बनी है, स्वदेशी है और इसमें कम से कम प्लास्टिक का यूज किया गया है। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ जो जैविक हमारा जो DNA होता है उसको यहाँ पर स्टोर करके रखा जाएगा, उसका डेटा स्टोर करके रखा जाएगा। वो आपके खून हो गया, लार हो गया, बाल हो गया, जो टिश्यूज़ होते हैं जहाँ से DNA निकाला जाता है उसके नमूने इकट्ठा करेंगे और एक बार में करीब 32 नमूनों को 30 मिनट में ये DNA क्या कर सकता है, ये अलग कर सकता है। देखिए इसका फायदा क्या होगा कि जब इसमें विभिन्न प्रकार की जाति जनजाति के 50,000 नमूने एकत्र करेगी सरकार,
उनका अलग अलग सैंपल होगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ कई बार जो अनुवांशिक बीमारियाँ होती हैं उनका पता लगाया जा सकेगा। ऐसा विदेशों में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है उसकी पूरी की पूरी एक मेडिकल हिस्ट्री निकल आती है। उसके आधार पे कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो अनुवांशिक होती हैं या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण होती हैं, तो उस पर क्या होता है फिर उसको आगे चल करके रिसर्च होती है। तो इसका ये एक फ़ायदा होगा। यदि बात करी जाए वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में जो है हैदराबाद में लुप्त प्राय जो प्रजाति है इनके संरक्षण हेतु लाकोनोस प्रयोगशाला एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है। बढ़ते प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष फिर से एक बार अरविंद पनघड़िया हैं और नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, सीईओ रह चुके हैं। ये बीच में गुम हो गए थे और इन्होंने क्या किया था, नीति आयोग से पद त्याग दिया था और ये यूएस में रिसर्च में चले गए थे। ठीक है, और इन्हीं के ये पहले नीति आयोग के अध्यक्ष भी रहे। अब आगे की तरफ बड़ी बात करी जाए तो इनका कार्यकाल 5 साल का होगा। वित्त जो आयोग होता है हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था होता है। इसमें 4 सदस्य होते हैं। सरकार ने क्या किया है, इनको जब अध्यक्ष बनाया, AK सिंह की जगह इन्होंने ली है, तो इनके साथ साथ 4 प्रमुख लोगों को भी क्या किया है, सदस्य बनाया। 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्यीय वित्त आयोग है। एन झा है, ए जॉर्ज मैथ्यू है, भारतीय स्टेट बैंक के सौम्य क्रांति घोष हैं और निरंजन राजा अध्यक्ष हैं। इन सभी को इसका सदस्य बनाया गया है और ये इसके पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। वर्ष 2027 से इनका कार्यकाल जो है शुरू होकर अगले 5 वर्ष में केंद्र और राज्य को जो वितरण होगा उसको क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। वित्त आयोग का काम ही यही होता है कि राज्य और केंद्र के बीच जो वित्त को लेकर के विवाद होते हैं उसको डिसाइड करना कि कितना जो हिस्सा रहेगा राज्यों को रहेगा, कितना केंद्र का रहेगा, किस योजना के अंतर्गत आपको कितना देना है। ये पूरी की पूरी एक प्रॉपर सरकार को गाइड करते हैं ताकि वित्त में किसी प्रकार की अनियमितताएं ना हो। और इनको वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है 31 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तुत की जानी चाहिए और 1 अप्रैल 2026 से 5 साल की अवधि को कवर करना चाहिए। वित्त आयोग की बात करें तो ये हमारे देश का एक संवैधानिक गठन, इसका हर 5 साल या उससे पहले किया जाना आवश्यक है। संवैधानिक नियम है तो करना पड़ेगा। किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये आर्टिकल 281 के तहत 280 क्लॉज 1 के तहत इसकी क्या किया जाता है, सिफारिश तैयार करने पे इस पर 2 साल लगते हैं। इसको आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। तो प्रथम यदि आप वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करो तो जो KC नियोगी थे वो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इनसे पहले 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो AK सिंह रहे हैं। आगे की तरफ बढ़े, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। इंडेक्स आने प्रारंभ हो गए हैं, तो एक इंडेक्स अभी जो आया है लेटेस्ट वो ये है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी किया गया है और इसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया, तो इसमें भारत को 93वें पोजीशन पे रखा गया है। और इसमें भारत का जो है देखिए 30 जनवरी को इन्होंने जारी किया है CPI रिपोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो इसमें भारत 8 अंक पीछे फिसला है और 93 अंक पे आ गया, जबकि 2022 में भारत 85वें पोजीशन यानी 85 पोजीशन पे था। इसका पैमाना ऐसा होता है जो 0 का पैमाना होता है, यानी वहाँ पर सबसे कम भ्रष्टाचार। स्कोर जैसे जैसे आगे बढ़ता है यानी 100 की तरफ पहुँचता है तो भ्रष्टाचार क्या होता है, क्या हो जाता है, इनका ईमानदार सूची बढ़ती जाती है। यानी 0 पे है, आप एक भी ईमानदार नहीं है, आप 100 पे पहुंच गए मतलब बहुत ही ईमानदार हैं। ठीक है, तो 0 पे मतलब आप बहुत ही भ्रष्ट हैं, आपके अंदर ईमानदारी के लक्षण शून्य हैं। 100 की तरफ जा रहे हैं तो आपके अंदर ईमानदारी के लक्षण क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये इसका सूचकांक का मापने का तरीका होता है। तो भारत का जो अंक है वो क्या है, वर्तमान में 39 अंक मिले हैं। ठीक है, तो अब इनका जो पैमाना है उस हिसाब से देखो तो हम लोग 93 पोजीशन पे हैं। पहले हमारा जो अंक था वो 40 था, हम 85वें पे थे। तो हमारा अंक जब नीचे गिरा है तो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है, इनका ये कहना। 40 से हमको जो पिछली बार मिले थे इस बार 39 मिले हैं, तो 85 से हम लोग डायरेक्ट 93 में आ गए हैं। पहले स्थान पर बात करी जाए तो इसमें डेनमार्क पहले पोजीशन पे है जहाँ पर भ्रष्टाचार सबसे कम है। फिर न्यूजीलैंड है, ये छोटे छोटे देश होते हैं। सिंगापुर है, सिंगापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब इंडस्ट्री कंट्री है, बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे, फिर भी वहाँ पर भ्रष्टाचार कम है। तो ये क्रम भ्रष्टाचार वाले देश हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उत्तरी कोरिया में है, फिर इसके बाद म्यांमार में है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में। तीनों की जो वहाँ पर उथल पुथल चल रही है इसकी वजह से वहाँ पर भ्रष्टाचार ज़्यादा आना स्वाभाविक है। सोमालिया सबसे अधिक भ्रष्ट देश है, दुनिया के 180 देशों की इसमें सूची बनाई गई थी, तो सोमालिया को सबसे आखिरी पायदान पर रखा गया है।
आगे की तरह इसकी ज़्यादा डिटेल्स आपको हमने पीडीएफ में डाल दी है, आप उसको वहाँ पर देख लेंगे। पीडीएफ 12 बजे के आसपास टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहती है, तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और उसको वहाँ पे जो कंटेंट होता है, डिटेल्स होती हैं, वो यहाँ से ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पर हम आपको केवल प्रमुख वो जो फैक्ट्स हैं या पॉइंट्स हैं लेकर के आते हैं जो आपको हमेशा याद रहे, और ज़्यादा डिटेल्स के लिए जो होता है उससे बेसिक्स जो जुड़े होते हैं वो पीडीएफ में डाल दी जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की। तो पहली बात तो ये कि 2-3 योजनाएं आज के करंट अफेयर में सम्मिलित की गई, वो क्यों की गई वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो संत रविदास, ठीक है, ये योजना जो चल रही है संत रविदास योजना, स्वरोजगार योजना, ये किस वर्ग के लोगों के व्यवसाय के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है। तो ये जो उपलब्ध कराती है ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना चल रही है, ये उनको लोन उपलब्ध कराती है। और यदि आप कोई क्या कहते हैं अपना रोजगार प्रारंभ करना चाहते हो तो सरकार आपको 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक का, और व्यवसाय क्षेत्र में 1 लाख से लेकर 25 लाख तक का आपको वित्त उपलब्ध कराती है। एससी वर्ग यानी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए होती है। उद्योग स्थापित करना चाहते हो तो उनको मिलती है। आयु का जो क्राइटेरिया होता है वो 18 से लेकर के 40 तक का होता है। बार बार आवेदन नहीं कर सकते, एक ही बार आप इस पे आवेदन कर सकते हो। नया व्यवसाय कोई शुरू करना चाहते हो तो आप शुरू कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ें, बात करें मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन का जो आयोजन किया गया है वो 2022 का कब शुरू किया गया, यानी कब से नीति लागू की गई, शुरुआत कब की गई। तो 13 मई 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, स्टार्टअप नीति जो वर्तमान में हमारे यहाँ चल रही है 2022। खबरों में क्यों है, खबरों में इसलिए है कि अभी क्या हुआ है कि सरकार ने इस पे स्टार्टअप नीति पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में सहभागिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की क्या करी है, संशोधन करने की अनुशंसा करी। मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी जहां पर उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आयोजन पे यदि आप सहभागिता करने चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, तो हम आपको वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन कितनी करेंगे, यदि आप एक आयोजन करते हो तो जो टोटल व्यय होगा उसका 75%, अधिकतम 50,000 रुपए तक। देश के बाहर जाते हो तो व्यय का 75%, अधिकतम 1,50,000 रुपए तक की आपको सहायता दी जाएगी। एक स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1 बार तथा पूरे जीवन काल में 2 बार की सहायता दी जाएगी। ये इसलिए किया गया ताकि हमारे स्टार्टअप्स को बाहर भी प्लेटफॉर्म मिले और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हम जो स्टार्टअप्स हैं हमारे, कई बार वित्तीय सहायता उनको आवश्यकता होती है तो बाहर जा करके अपना एक तरह से मार्केट तैयार कर सकें। शुरुआत इसकी 13 मई 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। हमारी जो पुरानी स्टार्टअप नीति चल रही थी उसमें कुछ नई चीजें उस पर जोड़ी गई थी। ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत आपके टॉपिक में है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी आपके किस में है, एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों के टॉपिक में है। तो स्टार्टअप नीति हमारी वहीं से आ जाती है, क्योंकि जब तक हम स्टार्टअप नहीं करेंगे तो हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे। तो 2022 हमारे यहाँ लागू की गई है, इसको ध्यान रखना है। 13 मई 2022 को की गई है। स्टार्टअप इंडिया के साथ ही स्टार्टअप मध्य प्रदेश चल रहा है। इसमें अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग क्या होती है, सुविधाएं मिलती हैं। राज्य सरकार आपको 5,000 रुपये प्रति माह देती है यदि आप कोई उद्यम किराए से आवास चला रहे हैं। चयनित स्टार्टअप्स के 25 कर्मचारियों को 25,000 रुपये वेतन देती है। साथ ही यदि आप इसकी बात करो तो स्टार्टअप्स में कई क्लॉज ऐसे हैं, 5 साल का आपको वो मिलता है, क्या कहते हैं, किसी प्रकार से इंस्पेक्टर या कोई आपको परेशान नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें हैं स्टार्टअप के अंदर, वो आपको कंटेंट में पीडीएफ में उपलब्ध रहेंगी। निम्न में से कौन भगवान बिरसा मुंडा योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। तो ये जो है आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, ये वर्तमान में भगवान बिरसा मुंडा योजना जो चल रही है वो किसके नोडल एजेंसी है, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। हाँ, क्योंकि ये योजना किससे जुड़ी हुई है, जनजातियों से जुड़ी हुई है, तो उनका ही वित्त विकास जो होगा वो इनको क्या करेगा, बजट उपलब्ध कराएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है यदि वो कोई नया उद्योग प्रारंभ करना चाहते हैं, कक्षा 8वीं तक पढ़े हुए हैं, उतना उत्तीर्ण किए हुए हैं, तो वो इस एजेंसी में क्या करके अपना आवेदन दे करके, कितने एज होनी चाहिए, 18 से 45 वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए। वो अपना कोई भी रोजगार धंधा शुरू करना चाहते हैं तो सरकार से इसके लिए लोन ले सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ोगे, अब बात करोगे अगले प्रश्न की, तो भगवान बिरसा मुंडा योजना के क्रियान्वयन में नोडल एजेंसी कौन है। तो इसकी एजेंसी आदिवासी एवं वित्त निगम है। 18 से 55 वर्ष की एज होनी चाहिए। इसमें गलत प्रश्न बन गया, टाटा मामा योजना की हम वहां पे बात कर रहे थे,
तो ध्यान में रखना कि टांटा मामा योजना की बात हो रही है। ठीक है, दोनों का जो वित्त विकास निगम ही है, आदिवासी वित्त विकास निगम है, एज क्राइटेरिया सेम है। ठीक है, इसमें जो आपको फंड मिलते हैं वो अलग अलग इस पे मिलते हैं। आगे की तरफ बढ़े और बात करें कि ये प्रश्न सम्मिलित क्यों किए गए थे, तो ये प्रश्न जो सम्मिलित किए गए थे आपके, वो इसलिए किए गए थे क्योंकि जब आप इसका डीएसपी का पेपर हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो उस पे आया था, उसमें ये तीनों प्रश्न में से आपसे ये पूछा गया था कि इसकी नोडल एजेंसी क्या है। ये जो योजना चालू की जाएगी या जो योजना लागू होगी, उसको आपको जो पेमेंट मिलेगा या इसका जो आप आवेदन दोगे वो किस एजेंसी को दोगे। तो वो आपसे प्रश्न, ये तीनों के तीनों प्रश्न वहां से पूछे जा चुके हैं। साथ ही में स्टार्टअप नीति का भी प्रश्न आपसे वहां पे डायरेक्ट पूछा गया था। ये तीनों एग्जाम प्रश्न एमपीपीएससी के द्वारा जो अन्य परीक्षाएं ली जाती हैं वहां पे पूछे जा चुके हैं। तो वहां पे प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो इसी प्रकार से है। अगला प्रश्न आपका आज का आखिरी प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2023 है, इनका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है, तमिलनाडु में किया जा रहा है। कितने कितने खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो चुके हैं और कहाँ कहाँ हुए हैं, उसकी यहाँ पर लिस्ट आपको दी गई है। पुणे महाराष्ट्र से, दिल्ली से शुरू हुए थे 2018 से, इसके बाद ये बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश में 2022 में हुए थे, और अब इस समय जो वर्तमान में 23 वाला हो रहा है ये तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। 30 जनवरी को अभी क्या हुआ है, खेल जो हुआ है वहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे याद रखने हैं। वर्तमान में बात करी जाए तो तैराकी के क्षेत्र में जो शूटिंग, स्कीट तैराकी और थांगता खेल में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें मध्य प्रदेश की शूटिंग की वंशिका तिवारी और उदय सिंह राठौर, इन्होंने मिक्स्ड इवेंट में रजत पदक प्राप्त किया है। तैराकी में भी मध्य प्रदेश के सिद्धार्थ सिंह जादव ने, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और थांगता खेल का नाम याद रखना, ये कुंवारी जो वैष्णवी साहू है थांगता खेलती हैं, इन्होंने भी रजत पदक हासिल किया। तमिलनाडु में ये चल रहा था, 31 जनवरी को ये खत्म हो चुका है और अलग अलग शहरों में आयोजित किया गया है। 26 प्रकार के खेल इस पे सम्मिलित किए गए हैं। पिछले दिनों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पे निम्न स्थान पे हुई थी। तो आप सभी के उत्तर मिले हैं। आशीष जामरा हैं, पूजा तिवारी हैं, ब्रजेश माहौर फिर से वापस आ गए हैं। तो आप सभी के उत्तर मिले थे कि इनका जो सबसे अच्छी बात आशीष जामरा ने बताया, इनका जो वो हुआ था, क्या कहते हैं, इनकी मृत्यु हुई थी निवाड़, पश्चिमी जो निवाड़ है वहाँ पर राव खेड़ी है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। रावण खेड़ी में, ये पश्चिमी निवाड़ पे है। और इनका जो संबंध रहा बुंदेलखंड के जो राजा छत्रसाल की पुत्री थी उनसे रहा है। और इन्हें हिंदू सेनानी सम्राट भी कहा जाता है। 18 अगस्त 1700 में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम पेशाजी बालवा विश्वनाथ था, माता इनकी राधाबाई थी। और मराठाओं के सबसे महान पेशवा थे और ये कभी भी कोई युद्ध नहीं आ रहे मुगलों के साथ, इन्होंने यूरोपीय शक्तियों के साथ भी लड़ाई लड़ी थी और उनको हराया भी था। ठीक है, तो इसके बारे में आप सभी के उत्तर काफ़ी अच्छे थे और आपने बिल्कुल फैक्ट्स जितने हमने बात करी है, 3 से 4 फैक्ट्स हमें लेकर के आना है, आप लेकर के आए हैं। और एक प्रश्न हमें यहाँ पे कितने सारे फैक्ट्स को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। हमने आपसे सिर्फ एक बात पूछी थी कि नर्मदा तट पर इनकी कहाँ पर मृत्यु हुई थी, आंसर केवल था रावरखेड़ी पश्चिमी निमाड़। लेकिन हमें यहाँ पे कई जानकारी मिल जाती है कि इनके पिता का नाम क्या था। इसके अलावा हमें ये मिल जाती है जानकारी कि इन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। साथ ही में इनकी जो मृत्यु क्या कहते हैं, इसके अलावा इनको किस नाम से जाना जाता है वो भी यहाँ पर अपने को जानकारी मिल गई कि बाजीराव बल्लाल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है या थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पेपर में पूछा भी जा सकता है कि इनमें से किसे थोरले बाजीराव के नाम से जाना जाता है या बल्लाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिंदू है सेनानी सम्राट भी कहा जाता है। तो हम जब हम पढ़ते हैं तो आप सभी लोग इनके आंसर पढ़ा करें, जो आपके मित्र हैं तो उनको लाइक जरूर कर दिया करें। जैसे जामरा जी को इनको मिला है लाइक, क्योंकि ये लोग काफी मेहनत करके फैक्ट्स लेके आते हैं। तो शुरू आगे का देखते हैं। आज का प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा कि होशंगाबाद हुंकार किसकी कृति है। ये जो मैंने आपको प्रश्न दिया है ये पीएससी का आया हुआ प्रश्न है। हाँ, सिविल सेवा में नहीं आया था, जो अदर एग्जाम होते हैं वहां पर आया था। पिछले 10 दिनों मैंने आपसे जितने भी प्रश्न पूछे हैं वो सभी के सभी पीएससी के जो मेडिकल के, होम्योपैथिक के, अदर एग्जाम्स के प्रश्न होते हैं हम आपसे वही पूछते हैं। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है। 2021 का जो एग्जाम उन्होंने लिया था 22 में आकर के, 22-23 में लिया था, उसमें उन्होंने ये प्रश्न दिया था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा और उस व्यक्तित्व के बारे में आपको 2 से 3 बातें, 4 बातें कमेंट करके जरूर बतानी। जिनका आंसर राइट होगा एग्जाम गुरुजी उन सभी को क्या देगा,
हार्ट देगा जैसे आप सभी को दिया है। आंसर जरूर करके बताना है, और करंट अफेयर अच्छा लगता है तो अपने एक मित्र भाई बंधु को शेयर जरूर करना है। आप सभी को सपोर्ट करना है और पढ़ाई अपनी चालू करके रखनी है। बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, मन को हार नहीं मानने देना है। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई चालू करके रखें। जय हिंद, जय भारत।